कहानी। उस रात का सच। महेंद्र को यकीन था कि हरिद्वार थाने में वह ज्यादा दिनों तक थानेदार के पद पर नहीं रहेगा, इसीलिए नोएडा के थाने में तबादला होते ही उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और रेलवे स्टेशन चला आया। रेल चलते ही हरिद्वार में गुजारे समय की यादें उसके सामने एक फिल्म की तरह गुजरने लगीं। दरअसल हुआ ऐसा था कि रुड़की थाने में रहते हुए वहां के एक साधु द्वारा वहीं के लोकल नेताओं को लड़कियों के साथ मौजमस्ती कराते महेंद्र ने रंगे हाथों पकड़ा था और थाने में बंद कर दिया था। यकीन मानिए, उन नेताओं को थाने में लाए उसे 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि डीएसपी साहब का फोन आ गया कि फलौनफला नेता को फौरन रिहा कर दो। महेंद्र बड़े अफसर का आदेश मानने को मजबूर था, इसलिए उसे उन नेताओं को फौरन रिहा करना पड़ा। चूंकि वे नेता सत्ताधारी दल से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने महेंद्र का तबादला हरिद्वार थाने में करा दिया। हरिद्वार थाने में कुछ दिन महेंद्र चुपचाप बैठा अपना काम करता रहा, लेकिन जब एक दिन थाने में बैठकर वह पुरानी फाइलें देख रहा था, तभी एक फाइल पर जाकर उसकी नजर रुक गई। उसने फाइल में दर्ज रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट में लिखा था, गंगा घाट आश्रम में रहने वाली गंगाबाई आश्रम की तिजोरी में से 10,000 रुपए चुराकर भागी। उसी फाइल के अगले पेज पर उस आश्रम के महंत और उसके एक शिष्य का बयान था। उस रात हम दोनों साधना करने के लिए पास की पहाड़ी पर बने मंदिर में गए थे। चूंकि इस बात की जानकारी गंगाबाई को थी, इसी बात का फायदा उठाकर उसने हमारे कमरे में से तिजोरी की चाबी चुराई और उसमें रखे 10,000 रुपए चुराकर भाग गई। आश्रम से एक रजाई भी गायब है। महेंद्र ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी, तो उसे इसमें कुछ गोलमाल लगा। उसने तभी सब इंस्पेक्टर राकेश को बुलाया और उससे पूछा, राकेश, गंगा घाट आश्रम में हुई चोरी की तहकीकात क्यों नहीं की गई? उसने जवाब दिया, सर, थानेदार साहब ने मुझसे कहा था कि आश्रम का महंत इस मामले की जांच की तहकीकात में मदद नहीं कर रहा है, इसलिए इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो। तब से यह फाइल ऐसे ही पड़ी है। राकेश के जाने के बाद महेंद्र को लगा कि हो न हो, इस मामले में कुछ राज जरूर है, जो महंत छिपा रहा है। उसने तय किया कि इस मामले की तहकीकात वह खुद ही करेगा। इसके बाद महेंद्र ने आश्रम पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन शाम को महेंद्र गंगा घाट आश्रम के सामने वाले होटल में बैठा था। उसकी नजर आश्रम के गेट पर थी। उसने देखा कि कुछ औरतें आश्रम के अंदर गई हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद निकलीं। ये देखकर महेंद्र सोच में पड़ गया कि ये औरतें इतनी देर तक आश्रम में क्या कर रही थीं। जैसे ही वे औरतें आश्रम से बाहर निकलकर होटल के पास आईं, तभी महेंद्र ने उनमें से एक औरत से पूछा, बहन जी, क्या आश्रम में बहुत से मंदिर हैं, जो दर्शन करने के लिए बहुत देर लगती है? वो औरत हंसी और बोली, भैया, आश्रम में तो एक भी मंदिर नहीं है। हम तो महंत जी के पास गई थीं। वे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में करते हैं। महेंद्र ने आगे पूछा, बहन जी, आप इन महंत जी के आश्रम में कब से आ रही हैं? वो औरत बोली, आज तो मैं दूसरी ही बार आई हूँ, लेकिन महंत जी कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी गंभीर है। तुम्हें ठीक होने में 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। इतना कहकर वो औरत चली गई। एक दिन शाम को महेंद्र ने एक पुलिस वाले को उस आश्रम के बाहर बैठा दिया और उससे कहा, कोई औरत अंदर से बाहर आए, तो उसे लेकर तुम मेरे पास आना। उस दिन रात के 8 बजे वह पुलिस वाला एक 30-32 साला औरत को लेकर महेंद्र के घर आया। महेंद्र ने उसे बैठने के लिए कहा, क्या आप आश्रम में नौकरी करती हैं? महेंद्र ने पूछा। नहीं सर, दरअसल मेरी शादी हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी है। मेरे मोहल्ले की एक औरत ने मुझे बताया कि तू गंगा घाट आश्रम के महंत के पास जा। कुछ ही दिनों में तेरी गोद भर जाएगी, इसलिए आज मैं पहली बार वहां गई थी। महेंद्र ने उससे यह जानकारी ली और उसे इस तस्दीक के साथ जाने के लिए कहा, मैंने तुमसे जो जानकारी ली है, ये बात तुम किसी को मत बताना, यहाँ तक कि महंत को भी नहीं। उन दोनों औरतों से मिली जानकारी संकेत दे रही थी कि हो न हो, उस आश्रम में कोई अपराध का अड्डा जरूर चल रहा है। महेंद्र ने गंगा घाट आश्रम में हुई चोरी की घटना की तहकीकात जोर शोर से शुरू कर दी। एक बार जब महेंद्र इसी सिलसिले में महंत से मिलने आश्रम गया,
तो उसने उसे इस मामले पर हाथ ही नहीं रखने दिया और बोला, जाने भी दीजिए। 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो चाय पीजिए। उसकी होशियारी देख महेंद्र के मन में शक और भी गहरा गया। एक दिन रात को जब महेंद्र गश्त के लिए निकला, तो देखा कि वो महंत अपने शिष्य के साथ पहाड़ी पर जा रहा था। उसके पहाड़ी पर जाते ही महेंद्र गंगाघाट आश्रम के अंदर पहुंचा। वहां उसे भोलाराम नाम का एक आदमी मिला। तुम यहाँ क्या करते हो? महेंद्र ने पूछा। सर, आप मुझे इस आश्रम का मैनेजर भी कह सकते हैं और चौकीदार भी। सच तो यह है कि यहाँ का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। अब मेरी उम्र 70 पार हो चली है, इसलिए समय काटने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए महंत ने मुझे अपने पास रखा है, उस आदमी ने बताया। तुम ईमानदार हो और सच्चे भी लगते हो। अच्छा, ये बताऊं कि तुम्हारे आश्रम में रहने वाली गंगाबाई कैसी औरती थी? क्या वाकई वह चोरी कर सकती है? महेंद्र ने पूछा। वह आदमी बोला, सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल गंगाबाई इस आश्रम में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। वह सुंदर तो थी ही, लेकिन जवान होने से कामकाज में बहुत तेज भी थी। जब मैं नया नया इस आश्रम में आया, तब गंगाबाई ने ही मुझे बताया था कि महंत जी का नित्यक्रम एकदम पक्का है। वे सुबह मुझसे एक गिलास दूध मंगवाते हैं, फिर उसमें अपने पास रखे काजू बादाम और अन्य मेवे मिलाते हैं और उसी का सेवन करते हैं। फिर दोपहर में केवल 2 रोटी खाते हैं। इसी तरह शाम को भी उनका यही नित्यक्रम रहता है। उस दिन उसकी यह बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। तब गंगाबाई ने मुझसे पूछा भी था, भोला भैया, तुम्हें हंसी क्यों आई? सर, मुझे हंसी इसलिए आई थी कि उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि एक दिन में 2-2 गिलास मेवे वाला दूध पीकर यह महंत उसे हजम कैसे करता होगा, क्योंकि वह अपने कमरे से कभी कभार ही बाहर जाता है। सर, गंगाबाई का पति इसी आश्रम में रहता था। मेरे यहाँ आने से पहले आश्रम का सारा काम वही देखता था। कुछ दिनों से मैंने उसमें एक बर्ताव देखा था कि वह रोजाना रात को शराब पीकर आश्रम में आने लगा था। तब मेरे मन में सवाल भी उठा था कि उसके पास शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गंगाबाई से पूछ ही लिया, बहन, तुम रोजाना अपने पति को शराब पीने के लिए पैसे क्यों देती हो? तब वह बोली थी, भोला भैया, मेरे पति को शराब पीने के लिए पैसे मैं नहीं देती हूँ, बल्कि खुद महंत जी ही देते हैं। उस दिन उस आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेंद्र भी दंग रह गया था। उस आदमी ने आगे बताया, एक दिन जब रात को गंगाबाई का पति शराब पी कर आया, तब महंत जी ने उसकी सरेआम पिटाई की और आश्रम के गेट से उसे बाहर धकेलते हुए कहा, तू रोजाना शराब पीकर आश्रम के नियमों को तोड़ता है। अब तू इस आश्रम में नहीं रह सकेगा। आज के बाद तू मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। सर, उस रात उसका पति जो इस आश्रम से गया, तो आज तक उसका पता नहीं चला कि वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। गंगाबाई भी अपने पति के साथ यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसी दिन महंत का एक शिष्य आश्रम में आया और उसने महंत जी को कहकर उसे आश्रम से नहीं जाने दिया। महंत और उसका शिष्य रोजाना मेवे वाला दूध गंगाबाई के हाथों से पीते रहे। एक दिन महंत जी ने मुझसे कहा, कुछ दिन के लिए तुम अपने ऋषिकेश वाले आश्रम जाकर रहो और वहां का इंतजाम देखो। सर, समय कब रुका है जो रुकता? मैं 1 महीने बाद दोबारा इस आश्रम में आ गया। एक दिन सुबह सुबह गंगाबाई दौड़ी दौड़ी अपने कमरे से बाहर निकली और बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। जब उसकी इस हरकत पर महंत जी और उनके शिष्य की भी नजर पड़ी, तब शिष्य बोला, गुरुजी, कुछ गड़बड़ लगती है। गंगा सुबह से कई बार उल्टियां कर चुकी है। मुझे लगता है कि वह पेट से हो गई है। शिष्य के मुंह से ऐसी बात सुनते ही महंत के माथे पर पसीना आ गया। वे बोले, जैसे जैसे इसका पेट बढ़ता जाएगा, अपने पाप का घड़ा लोगों के सामने आने लगेगा। फिर जो लोग हमें साधु सन्यासी मानकर पूजते हैं, वे ही हमारा मुंह काला करके हमें सरे बाजार घुमाएंगे। अगर इस मुसीबत को हमने जल्दी से नहीं निपटाया, तो हम निबट जाएंगे। सर, उस रात का सच आपको बता रहा हूँ। वह अमावस की काली रात थी। जब रात को गंगाबाई उन्हें दूध देने उनके कमरे में गई,
तभी उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और आधी रात के बाद रात के अंधेरे में महंत के शिष्य ने उसकी लाश एक रजाई में लपेटी और उसे गंगा में बहा आया। उसके बाद उन दोनों ने तिजोरी से रुपए निकालकर उसे खुला छोड़ दिया, ताकि लगे कि यहाँ चोरी की वारदात हुई है। सर, उस रात हुई हत्या और चोरी के बहुत से सबूत मैंने अपने पास महफूज रखे हैं। मेरी भी यही इच्छा थी कि साधु के रूप में छिपे इन अपराधी भेड़ियों को मैं सलाखों के पीछे देखूं, लेकिन जब आपके पहले के थानेदार ने इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मैं उनके सामने इन सबूतों को नहीं लाया। अब मैं इस मामले से जुड़े सारे सबूत आपको सौंप दूंगा। अच्छा भोला भैया, ये बताओ कि यहाँ शाम ढले रोजाना कुछ औरतें अपनी लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए आती हैं, जो कुछ गोद भर जाने की चाह में। इसका क्या राज है? महेंद्र ने धीरे से पूछा। भोला बोला, सर, यह महंत और उसका शिष्य भोली भाली औरतों को उनकी लाइलाज बीमारी को मुफ्त में ठीक करने के बहाने यहाँ बुलाते हैं। तकरीबन 2 महीने तक जड़ी बूटियों के नाम पर पहाड़ी पर लगे पेड़ों की डालियों को पीसकर उन्हें दूध में पिलाया जाता है और जब वे औरतें इस महंत पर पूरा विश्वास करने लगती हैं, तब बारी बारी से एक एक को दूध में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया जाता है और फिर ये उनके जिस्म के साथ अपनी हवस पूरी करते हैं। बेचारी इज्जत खो चुकी औरतें शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप घर में बैठ जाती हैं। लेकिन आश्रम में गोद भरने ये औरतें किस आस पर आती हैं? महेंद्र ने भोला से पूछा। सर, यह महंत ऐसी हवा अपने बारे में फैलाता है कि गंगा घाट के आश्रम के महंत को सिद्धि प्राप्त हुई है और उनके आशीर्वाद से बांझ औरतों को भी बच्चे हो जाते हैं। हमारा यह महंत गोद भरने की चाह रखने वाली औरतों को रात को आश्रम में बुलाता है, उनको 2-4 बार पूजा पाठ और हवनों में बैठाता है, फिर एक फल हाथ में देकर उसके कान में धीरे से कहता है कि जब हम आदेश करें, तब इसे अपने मुंह में रखना। देखना, तुम्हारी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर उस औरत को महंत के कमरे के पास वाले अंधियारे कमरे में जाने के लिए कहा जाता है। वहां पहुंचते ही महंत का शिष्य उस औरत के कान में धीरे से कहता है, आज तुम्हारी गोद भरने का शुभ दिन है। देखना, आज चमत्कार होगा और महंत जी की कृपा से तुम्हारी गोद भर जाएगी। तुम इस फल को आंख बंद करके खाती रहो। जब वो औरत बिना कपड़ों में चमत्कार होने की राह देख रही होती है, तभी कभी यह महंत, तो कभी उसका शिष्य उसको उस अंधियारे कमरे में शिकार बनाते हैं। आखिर मेवे वाला दूध कभी तो अपना असर दिखाएगा ही न। अपनी लुटी इज्जत को ढकने के चक्कर में ऐसी औरतें इन पाखंडियों की करतूत किसी को नहीं बताती, इसलिए इनकी ये दुकानदारी चलती रहती है। अगर मैं महंत के खिलाफ एक्शन लूं, तो क्या तुम गवाही दोगे? महेंद्र ने भोलाराम से पूछा। सर, मैं ये सब लिखकर भी देने को तैयार हूँ, भोलाराम ने पूरे जोश के साथ कहा। भोलाराम के बयान और उसके द्वारा दिए सबूतों के आधार पर महेंद्र ने अगले ही दिन महंत और उसके शिष्य को गिरफ्तार कर लिया। महंत और उसके शिष्य को गिरफ्तार हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि महेंद्र को आईजी और डीएसपी से संदेश मिलने शुरू हो गए कि उस महंत को तत्काल रिहा करो और उसके खिलाफ जो सबूत है, उन्हें जलाकर नष्ट कर दो। जब महेंद्र ने आईजी साहब से कहा, सर, उस महंत के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, तब आईजी बोले, मिस्टर, थोड़ी मेरी बात समझने की भी कोशिश करो। उस महंत का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम पर भी ऊपर से लगातार दबाव आ रहा है। महेंद्र ने आईजी साहब से कहा, सर, मैं उन्हें रिहा नहीं कर सकता। तब वे बोले, फिर तुम मेरा यह ऑर्डर भी सुन लो, तुम्हारा तबादला नोएडा थाने में किया जाता है। तुम तत्काल नोएडा थाने में जाकर मुझे सूचना दो। रेल एकदम से रुक गई। मालूम करने पर पता चला कि किसी ने चेन खींची थी। रेल के रुकते ही इंस्पेक्टर महेंद्र यादों के साए से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गया। तब भी उसके मन में यह एकदम पक्का था कि वह किसी भी थाने में क्यों न रहे, उसके काम करने का तरीका यही रहेगा, चाहे फिर तबादले कितने ही क्यों न होते रहें।